बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड में हूं आपके साथ फाइजा शिराजी। नाज़रीन, ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का 28 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये जो था उनका दौरा था, क्योंकि ब्रदर मुल्क हैं पाकिस्तान के, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, और पाकिस्तान के हमसाया मुल्क हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुक़ बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊँच नीच इस ताल्लुक़ में आती रहती है, लेकिन बहरहाल उनका अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुक़ बेहतर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है नाज़रीन, उसके मुताबिक पाकिस्तान और ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसलर सेक्शन पर हमले की मजम्मत की है और दोनों ममालिक में बाहमी सरहद को पाक ईरान दोस्ती अमन की सरहद के तौर पर तस्लीम किया है। पाकिस्तान और ईरान ने मुस्तकिल बुनियादों पर सियासी सिक्योरिटी हुकाम के तावन पर इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक ने इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि बाहमी तावन का मकसद दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने लाहौर और कराची के दौरे भी किए थे और फिर आज वो अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। और उनके जाने के बाद ये 28 निकाती एजेंडा जो है वो हम लोगों के सामने आया है, जिसका मैंने आपको लुबे लुबाब बता दिया है कि इन शॉर्ट ये क्या है, इस सब पे भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस सब के अलावा हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सूबे हैं वहाँ पे गिले कर रहे हैं सूबे। पहले तो केपी के हवाले से गिले थे कि उनके फंड्स जारी नहीं किए गए, गंडापुर साहब बार बार ये गिले शिकवे कर रहे थे। वहीं पे आज हमने देखा कि केपी के बाद सिंध भी मैदान में आ गया है और वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह, उन्होंने गिला शिकवा कर डाला है। वो कहते हैं जी विफाक ने फंड्स नहीं दिए और 4 साल नई स्कीम्स में सिंध को नज़रअंदाज किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी में और पीएमएलएन में कोई इख्तलाफात होने जा रहे हैं। पहले भी पीपल्स पार्टी उस तरह से तो सपोर्ट नहीं करती है पीएमएलएन को। इस सब पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन नाज़रीन, जहाँ पे ये सारे मामला हैं वहाँ पे वज़ीर आज़म ने भी ऐसे लगा मुझे सुन के कि जैसे उन्होंने थोड़ी सी ख़तरे की घंटी बजा दी हो। पहले वो कह रहे थे कि बड़े मुश्किल फ़ैसले, पिछले पीडीएम की हुकूमत में हमने देखा कि ये मुश्किल फ़ैसले करने हैं। मुश्किल फ़ैसले हमेशा आवाम के लिए मुश्किल रहते हैं, बरसरे इक़्तिदार लोगों के लिए तो बड़े आसानी से वो फ़ैसले हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनको एहसास हो कि आवाम के लिए वो फ़ैसले वाकई मुश्किल फ़ैसले हैं तो वो उनका इम्प्लीमेंटेशन उन पे भी हो, जो कि सिर्फ आवाम पे ही होती है। अब नाज़रीन, जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने कहा है कि जमहूरी तरक्की के लिए नापसंद फ़ैसले भी करने पड़ेंगे। अब ये मुश्किल फैसले तो हमने सुना था, ये नापसंद फैसलों की नई टर्म सामने आ रही है। इस सब पे भी बात करेंगे कि ये सारे मामलात क्या हैं। और इसके अलावा कुछ ज़राए के मुताबिक इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। अब इस पे एंगल जानने की कोशिश करेंगे, हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि इन पे कोई सदाकत है कि नहीं है, कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज़ात आयद कर दिए हैं। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया गुलाम अब्बास हरल साहब, में सीनियर एनालिस्ट हैं, कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया हरल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हरल साहब। जी शुक्रिया। वालेकुम सलाम। हरल साहब, सबसे पहले तो हम ज़रा शॉर्टली इस पर डिस्कशन कर लें कि पाक ईरान जो अभी बरादराना ममालिक तो हैं ही, ये जो अभी ईरानी सदर ने दौरा किया बहुत खुश आइंद हम इसको करार दे रहे हैं। 28 निकाती एजेंडा सामने आया है। क्या कहते हैं, पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात तो बेहतर रहते ही है, लेकिन ऊंच नीच भी उसमें होती है। क्या आज के बाद ऐसे कोई मामलात मजीद बेहतर होंगे? देखिए, ईरान हमसाया मुल्क भी है और उसके अलावा हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क भी है जी। और उसके साथ जो है हमारे बरादराना तल्लुकात जो है वो बिल्कुल नागुज़ीर है और होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ईरान के अलावा जितने भी हमारे हमसाया ममालिक हैं, जिसमें भारत है, चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है, जो भी हैं, सबके साथ जो है हमारे अच्छे तल्लुकात होने चाहिए और सबके साथ जो है हमारी तिजारत जो है वो खुलनी चाहिए। अगर हमारी तिजारत जो खुलेगी तो दोनों तरफ जो है खुशहाली आएगी। तो इससे ईरान की तरफ भी खुशहाली आएगी और हमारे मुल्क में भी खुशहाली आएगी। तो ईरान के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं, जिसमें खास तौर पे जो हमारा उसके साथ गैस का मुआहदा है, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उनको हमें जो है पाया तकमील तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है गैस और तेल जो है वो सस्ते दामों मिले, तो उस मुआहदे की तकमील जो है बिल्कुल जरूरी है। और उस हवाले से जो है हमें अपनी कोशिशें जितनी भी हैं वो तेज करनी चाहिए। और जो ईरानी सदर ने मुल्क दौरा किया हमारे मुल्क का, वो बड़ा खुशाइंद है। इससे हमारे जो तल्लुकात हैं वो और मजबूत होंगे और जो भी गलतफहमियत थी
दोनों ममालिक के दरमियान वो खत्म होंगी। ठीक हो गया। हरल साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। इस वक्त हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है बाबर डोगर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डोगर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डोगर साहब, सबसे पहले अगर हम बात कर ले ईरानी सदर के दौरे के हवाले से, 28 निकाती एजेंडा जो है इस दौरे का जो है वो एलामिया जारी किया गया है, इस पर ज़रा शॉर्टली कॉमेंट कीजिएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान बड़ी अहमियत का हामिल है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो थोड़ी सी तोखी थी, जो जिस तरह से ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन की जो है खिलाफ वर्जी की और यहाँ पर बम्बारमेंट की, उसके बाद पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, जिससे दोनों मुल्कों में एक तलखी का एलिमेंट था, वो इस दौरे से दूर हो गया। लेकिन और एक हमसाया मुल्क के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए हैं, इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड की बात है, तो आप देखेंगे जब दौरा ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि इंटरनेशनल सैंक्शन जो है उसको ईरान के साथ कोई भी जो एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट जो है, वो इंटरनेशनल जो सैंक्शन है उसको मद्देनजर रखकर किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान का जो वजीर खजाना है हमारे, वो अमेरिका में है। IMF के लिए हम डील कर रहे हैं, उसके लिए अमेरिका जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब के फोरम में से पाकिस्तान आए हुए थे, सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आप इन सारी चीजों को, सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखें, तो मुझे नहीं लग रहा कि ईरान के साथ हम कोई ट्रेड एग्रीमेंट करने की पोजीशन में है। अच्छा। अलबत्ता इस दौरे की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि आपका एक हमसाया मुल्क है और इस दौरे से आप ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल रहेंगे और जो थोड़ी बहुत तलखी थी वो दूर हो जाएगी। लेकिन इससे ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे या कोई इस तरह की चीज जो है वो हो पाएगी, वो मुमकिन नहीं है। एक तरफ आप सऊदी अरब से पैसे मांग रहे हैं, दूसरा IMF से मांग रहे हैं। नेचुरली आप पर अमेरिका का भी प्रेशर है, सऊदी अरब का भी प्रेशर है। इस प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए ईरान के साथ जो एक ईरानी सदर का जो दौरा है, हम इसी तनाजुर में उसको देखेंगे। तो इस तनाजुर में मुझे लग रहा है कि उसका जो अल्टीमेटली फायदा ये है कि एक नेबरिंग कंट्री, एक मुस्लिम कंट्री, उसके साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे और खुशगवार हो जाएंगे। इससे आगे मैं कुछ नहीं देखता। ठीक हो गया। डोगर साहब, अगर हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर नज़र डालें, आज वज़ीर आज़म साहब ने बात की, गो के पहले हम देखें कि KP के CM की तरफ से काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे किए जा रहे हैं फंड्स ना देने के हवाले से, कि उनके कुछ पेंडिंग फंड्स हैं जो उनको नहीं रिलीज़ किए जा रहे। आज तो सिंध के वज़ीर आला ने भी कह दिया कि जनाब उनको फंड्स नहीं 4 साल से रिलीज़ किए जा रहे। लेकिन इस सबके साथ वज़ीर आज़म ने पहले PDM में हमने देखा था कि मुश्किल फैसलों की एक टर्म थी जो कि इस्तेमाल की जाती थी, मुश्किल फैसले करने हैं, मुश्किलों, और वो बोझ आ जाके मुश्किल फैसलों का अवाम पे पड़ता था। अब आज वज़ीर आज़म साहब ने जो टर्म यूज किया वो कह रहे हैं जी जमहूरी तरक्की के लिए नापसंद फैसले भी करने पड़ेंगे। अब ये नापसंद फैसले कौन सी टर्म है आपके मुताबिक? देखिए, नापसंदीदा जो फैसले हैं, ऐसे फैसले कि जो ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। आपको पता है कि IMF के साथ जो हमारा जो लोन है, जो सबसे बड़ा $8 बिलियन की वजह से का एग्रीमेंट पाकिस्तान से कर रहा है, ठीक है। उस समय यही है कि जितनी भी सब्सिडीज थी उनको खत्म किया जाए और गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन के सिस्टम को बेहतर करे, जितनी भी लेवीज थी उनको खत्म करे। तो इस समय पेट्रोल की कीमतें पहले भी बढ़ी हैं। मुझे लग रहा है कि जब तक लोन नहीं मिलता गवर्नमेंट को शायद मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़े, बिजली की कीमत बढ़ानी पड़े, गैस की कीमत बढ़ानी पड़े। तो ये IMF के कर्जा लेने के लिए ये सैंक्शन जो है ये जरूरी है। ये बड़े मुश्किल फैसले हैं। यानी कि वही डोगर साहब, मुश्किल फैसलों को ही उन्होंने उसकी टर्म चेंज करके, तो उन्होंने सख्त फैसले या नापसंद फैसलों की टर्म यूज कर लिए है, वही मुश्किल फैसले जो बेसिकली अवाम के सर पे जिनका बोझ है।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, बजा फरमाया कि गवर्नमेंट जो है वो कहना यही चाह रहे हैं कि पहले ही आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। एक जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बंदा है उसको अपनी सैलरी में गुजारा नहीं कर सकता। जी मेरा ख्याल है कि जो सैलरी मिले उससे तो 10 से 15 दिन से आगे नहीं हो जा सकता। एग्जैक्टली लोग तो मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। अब ऐसे टाइम में जबकि लोग पहले ही महंगाई से लोगों का बुरा हाल है, इंतहाई परेशानी का आलम है, वहां पर अगर आप महंगाई में पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं या गैस की कीमत बढ़ाते हैं, इतनी गर्मी में बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको नापसंदीदा फैसला ही करेंगे कि ऐसा फैसला जो कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन अच्छा अब गवर्नमेंट को अपने अखराजात को कम करना एग्जैक्टली होगा, अपनी गवर्नमेंट को मिनिस्टर जो है उनको देखना पड़ेगा। ये खाली अवाम पर जो महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं उससे हट के आउट ऑफ द बॉक्स भी इनको कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा। डोगर साहब ये फिर सोचते क्यों नहीं है? मतलब बड़े आराम से कह दिया जाता है कि मुश्किल फैसले हैं, नापसंदीदा फैसले हैं, लेकिन ये अवाम के लिए मुश्किल फैसले हैं ना, अवाम के लिए नापसंदीदा फैसले हैं। वो तो एसी वाले बंद कमरों में बैठ के फैसले कर लेते हैं और अवाम के सामने छोटी सी मीडिया टॉक कर दीजिए, बड़े नापसंदीदा फैसले हैं। नापसंदीदा तो तब होते हैं कि अगर आप और हम अपनी सैलरी में से अगर अपना पेट्रोल डलवा सकते हैं, अपनी सैलरी में से अगर हम अपना घर चला सकते हैं, बिजली गैस पानी का बिल दे सकते हैं, किचन चला रहे हैं, तो फिर इन लोगों को भी जो इतनी इनकी सैलरी है बाकी सारी मराद बंद कर दीजिए, उसी सैलरी में गुजारा करें। अगर ये सैलरी नहीं ले रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, इनकी मराद भी बंद कर दी जाए ना बिल्कुल सारी। तो ये तो हुआ ना फिर मुश्किल फैसले। मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा था। मैं तो आप मुझे ये बताएं, एक तरफ ये नापसंदीदा फैसलों की बात कर रहे हैं, ठीक है सिर्फ गवर्नमेंट मुझे ये जवाब दे दे कि कल इन्होंने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब उसको भी जो उड़ा दिया, उसको एसडी कर दिया, उसके साथ डीजीपीआर को एसडी कर दिया। क्यों किया गया? क्या क्या उसके पीछे स्टोरी क्या है? वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है। एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो अफसरान को मजबूर कर रही है कि जनाब जो हम कहें वो कर दो, जिसको हम कहें उसको उतनी पेमेंट कर दो, चाहे वो अगेंस्ट द लॉ हो, चाहे अगेंस्ट द रूल हो, अगेंस्ट द पॉलिसी हो। उनका कल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और डीजीपी ने इनकार कर दिया कि जनाब हम वज़ीर आला के कहने पे किसी को इलीगल पेमेंट नहीं कर सकते, तो उनको उड़ा दिया गया, उनको ऐसी बना दिया गया। अब जबकि एक गवर्नमेंट जो है वो, मुझे तो नहीं लग रहा गवर्नमेंट की हरकतों से कि वो किसी सूरत भी उनको इस चीज का इदराक है कि लोग भूख से मर रहे हैं, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, परेशान हैं। और तो गवर्नमेंट तो ये तो वही काम है, वही पुराने काम है। मेरा ख्याल था कि जो नई गवर्नमेंट होगी वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगी, वो ऐसी चीजें करेगी जिससे जिससे आवाम के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी, काटा से लड़ेगी। यानी कि डॉक्टर साहब ये जो अफसरान को ये माफिया से लड़ेगी जी लेकिन मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। चीनी जो है वो 150 रुपए किलो हो गई, रोटी ये कह रहे हैं कि 30 से 20 रुपए कर देंगे, ये सिर्फ ऐलानात है। आप पैसा चले लाहौर में किसी जगह पे भी रोटी नान जो है वो 30 रुपए का मिल रहा है, रोटी 20 रुपए की मिल रही है। जी डॉक्टर साहब ये जो आप बता रहे हैं कि इन अफसरान की ये जो स्टोरी है वो पेमेंट्स का कुछ इशू है, तो ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रेशराइज किया गया जिसकी वजह से उनको इस सारी सूरत हाल का सामना रहा। जाहिर बात है कि एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, एक डीजीपीआर है, उनको बिला वजह अचानक दोनों को उड़ा दिया गया, अचानक उन दोनों को तब्दील कर दिया गया, फौरी तौर पे तब्दील कर दिया गया। दोनों को क्यों तब्दील किया गया? सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। क्या अचानक जब दो सीनियर अफसरान को आप तब्दील कर देते हैं, कोई तो उसके पीछे स्टोरी है ना। सीधी सी बात है कि वज़ीर आला चाह रही थी कि किसी एजेंसी को वो कोई पेमेंट करें जो कि इलीगल थी, जो कि नहीं बन सकती, और उनको ये डर था कि अगर हम ये पेमेंट करेंगे तो चीफ मिनिस्टर के कहने पे पेमेंट कर देंगे तो चीफ मिनिस्टर का वर्बल हुक्म है, ठीक है, जो साइन होने हैं वो डीजीपीआर के होने हैं, सेक्रेटरी के होने हैं, कल वो पकड़े जाएंगे, नैब उनको पकड़ता रहेगा। तो उन्होंने उस पे वज़ीर आला का हुक्म नहीं माना, वो डट गए और उसके बाद तब्दील हो गए। तो अगर हुकूमतें अभी भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगी, अगर हुकूमतें अभी भी इस तरह के अहकाम जारी करती रहेंगी और कोई पुरानी चीजों से नसीहत नहीं लेंगी, तो फिर तो आप जो अभी बात कर रही हैं कि जनाब बिजली की कीमतें, टैक्स, ये वो, लेकिन हुकूमत के लले वैसे ही चल रहे हैं, वो तो वैसे ही उसी जगह पे चल रहे हैं। मिनिस्टर जो है उनका उन्होंने सरकारी गाड़ियां वापस कर दी हैं, या पेट्रोल जो है वो अपनी जेब से डलवा रहे हैं।
क्या मेरा मतलब है कि वो जो टूर कर रहे हैं वो अपनी जेब से कर रहे हैं? क्या सरकारी रहायशगाहों में उन्होंने रहने से इनकार कर दिया है? एक आदमी एक आदमी की तरह से रोटी पूरी नहीं हो रही, वो अपनी फैमिली को पाल नहीं पा रहा, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ उस तरह की ऑस्टेरिटी मैयर नहीं नजर आ रही। जिस तरह से आपने अभी मुझे कहा कि ये जो हुकूमत है, ये सबसे आसान काम एसी के ठंडे कमरों में बैठ के वहां पर बिजली के, पेट्रोल के और गैस के बम गिराना है। गवर्नमेंट वही कर रही है, अपने एसी बंद नहीं कर रही, अपनी अय्याशियां कम नहीं हो रही। बड़े अफसोस की बात है, मैं गवर्नमेंट को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ किस तरह से सरकारी वसाइल का ज़िया हो रहा है, किस तरह से सरकारी वसाइल पर अय्याशियां की जा रही हैं, वो उसी तरह से जारी हो रही हैं। कोई गवर्नमेंट अपना प्लान नहीं दिया, 3 महीने हो गए इस गवर्नमेंट को आए, तो अभी तक मुझे तो कोई ऐसी ऑस्टेरिटी मैया नहीं नजर आई कि जिससे पता चले कि जनाब इससे गवर्नमेंट इतने अरब रुपए जाएगी और गरीबों के खिलाफ बहबूद पे खर्च होगा। ऐसी तो कोई चीज सामने नहीं आ रही। अब गरीब बेसिकली डोगर साहब इनकी प्रायोरिटी नहीं है। हरल साहब से जान लेते हैं। हरल साहब, आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट की या किसी भी गवर्नमेंट की कोई प्रायोरिटी गरीब है? ठीक है, अगर कोई गरीब मर रहा है तो मर जाए, अगर खुदकुशियां करनी है हम आप बैठ के यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, हमारे चैनल्स रिपोर्ट कर देते हैं, 2-1 दिन वो खबर चलती है, उसके बाद उस पर मट्टी पाव प्रोग्राम हो जाता है और आगे चलते हैं, फिर 4 दिन बाद ऐसी खबरें आ जाती हैं। आखिर हम क्यों इन्हीं खबरों को ही यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करते हैं? हम ये क्यों नहीं डिस्कस करते कि हमारी हुकूमतों ने इतना अच्छा काम किया है कि आज हम यहाँ पे बैठ के उसकी तारीफ कर रहे हैं? अगर हुकूमत ने या वफाकी वज़रा ने या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये अनाउंस किया था कि उन्होंने सैलरी नहीं लेनी, तो फिर सारी मराहत किन चक्रों में वो एंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स किन चक्रों में एंजॉय कर रहे हैं? हमें तो प्रोटोकॉल्स नहीं मिलते। अगर हम आम आदमी की तरह जी सकते हैं तो वो क्यों नहीं जी सकते? वो कहां से आए हुए हैं जो आम आदमी की तरह जीते हुए उनको दुश्वारी का सामना है? हरल साहब, देखिए, प्रोटोकॉल से दूर की बात, एक मजदूर जो है, एक गरीब आदमी जो है, वो मजदूरी के लिए नहीं जा सकता। आप जैसे बात कर रही थी कि ईरानी सदर जो है वो पाकिस्तान में आया है, तो उसकी आमद में हमने आम तातील का ऐलान कर दिया है। पूरे शहर को बंद कर देते हैं। अगर वो कराची में जाते हैं तो कराची को बंद कर देते हैं, अगर लाहौर में आते हैं तो लाहौर को बंद कर देते हैं। देखिए, उनकी आमद जो है हमारे सर आंखों पे बड़े खुशाइंद है, लेकिन एक उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हम जो है पूरे मुल्क को जो है वो बंद कर देते हैं। पहले इस मुल्क की जो मईशत है वो जो है वो डूब रही है, सस्ती मईशत है, तो उसकी सूरत में हम अगर कोई 4 साल बाद इस मुल्क में कोई सरबराह आया है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए देख लें हमने अपनी मईशत का कितना नुकसान किया है। हम जो बेचारे डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर जो हैं, वो रोज कमा के खाने वाले हैं, उनको जो है बिहारी तार तबका चूल्हा बंद कर दिया, उनके घर हमने चूल्हा बंद कर दिया। तो वही तो आगे ना हरल साहब, वही बात आगे कि क्या गरीब कभी किसी की प्रायोरिटी होगा भी कि नहीं होगा, या हम यहाँ बैठ के हमेशा यही डिस्कस करते रहेंगे कि गरीबों की कौन सुनेगा? देखिए, ये मुल्क जो है अशराफिया की लिए बना है। यहाँ पे आम आदमी का हम यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? अगर अशराफिया के लिए ये मुल्क, हरल साहब, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? अशराफिया रहें, अपना मुल्क संभाल लें, ऐलान कर दें अशराफिया के लिए मुल्क है। कितने लाखों जो नौजवान है इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं, और जो नहीं जा रहे उनका बस नहीं है, वो भी छोड़ने के लिए तैयार है जो इधर रह रहे हैं। तो बदकिस्मती इस मुल्क की है, यहाँ पे जो नौजवान है वो रहने के लिए तैयार नहीं है। जो बेचारे गरीब लोग हैं वो खुद के मुश्किलात है, बिल्कुल मुश्किलात है, जिसपे हमारी हुकूमत आंखें बंद किए बैठी है। डोगर साहब से जान लेते हैं। डोगर साहब, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पे इतराज़ात आयद कर दिए हैं। ये इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं ज़राए के मुताबिक। आप तक ऐसी कोई इत्तला है क्या? वाकई ऐसा हुआ, दुरुस्त है ये? देखिए, पीटीआई को तो गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन है वो तो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जिसने जो कुछ भी कर रहा है, मुझे एक बात बताएं, पीटीआई की इंटर पार्टी इलेक्शन में जी आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, बाकी सारी मेरा से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे तकरीबन 300-400 पोलिटिकल पार्टी रजिस्टर है। आप मुझे बताएं किसी और पार्टी पे भी इस तरह के कोई ऑब्जेक्शन आज तक लगाए हैं कि जनाब आपने ये प्रोटोकॉल पूरे नहीं किए, आपने वो प्रोटोकॉल पूरे नहीं किए? पहली दफा डॉक्टर साहब ऐसा हुआ था जी, पहली दफा एक बड़ी मेन पॉलिटिकल पार्टी जो है, आपने असल सबको पता है कि उसको नहीं चलने देना,
पीटीआई को उन्होंने नहीं चलने देना, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, सेनेट में उनकी सीटें उड़ा दी गई। ये सारा कुछ एक पार्टी को स्नब करने के लिए किया जा रहा है। तो बस पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसे ही है कि जब कोई पार्टी जो है, जब जैसे एस्टैब्लिशमेंट की चहेती होती है तो दिनों में वो बन जाती है, इक़्तिदार में भी आ जाती है। जब वो चहेती नहीं होती तो फिर इसी तरह ही होता है जिस तरह से पीटीआई के साथ हो रहा था। आज से 4 साल पहले ये चीजें नून लीग के साथ हो रही थी, अब 2 से ज़रब देके अब पीटीआई के साथ हो रही हैं। अगर खान साहब का अल्टीमेटली कोई एग्रीमेंट हो जाता है जेल में तो ठीक है। मे बी के मामला थोड़े बहुत बेहतर हो जाए, कोई रिलीफ मिल जाए। कोई ऐसी इतलात है डॉक्टर साहब, इस तरह की खबरें बहुत ज्यादा चल रही हैं, फिर उसको डिनाई भी कर दिया जाता है, डिनाइल आ जाते हैं सुन्नी था या तहरीक इंसाफ जो भी उसको कह लीजिए उनके जानिब से। क्या ऐसा वाकई है कि उनके साथ कोई डील की कोशिश की जा रही है, उनके साथ कोई बैक एंड पे कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? देखिए, इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं ठीक है, उनमें तो कोई इतनी खास जान नहीं है, उनमें तो इतना खास दाम नहीं है। आप देखें कि अगर जो कोर्ट्स हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो ट्रायल कोर्ट्स हैं, अगर वहां से सजा हुई है तो अल्टीमेटली जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आता है तो वहां पर इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। जो केसेस हैं वो ग्रेजुअली उड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी है। खासतौर पर जो मेरी इत्तला है वो ये है कि जमाइमा खान जो है वो वहां पे यूके में उनकी गवर्नमेंट हुकूमत के अंदर उनकी एक लॉबी है, उसके जरिए से वो पाकिस्तान गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रही है कि जनाब इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। और इसी तरह डिफरेंट इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वो भी पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रही है कि जनाब इलेक्शन हो गए तो पोलिटिकल जो पार्टीज है उन पे सैंक्शंस को उठा दिया जाए, लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव होने दिया जाए, जमहूरियत को आगे बढ़ने के लिए इस तरह की जो सैंक्शन है उसको ना लगाया जाए। तो प्रेशर तो है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो इमरान खान से चाहती है, जिस तरह की डील करना चाहती है, खान साहब उस डील पे तैयार नहीं। खान साहब जो इतलात है कि उनसे कहा जा रहा है कि ना आप ठीक है आप चले जाए 3 साल के लिए, आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे, आप अपने आपको अपने घर में चले जाएं, वहां पर रहें, लेकिन आपको पॉलिटिकल पार्टी की जो पीटीआई की जो आपको जो चेयरमैनी है उससे आपको छोड़नी पड़ेगी, और इसके साथ साथ आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी से अपने को डी अलाइन करना पड़ेगा। तो वो यानी कि तकरीबन जिस तरह की डील बड़े मियां साहब करके बाहर गए थे उसी तरह की डील दोबारा ऑफर की जा रही है ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल उसी तरह की डील के आप पॉलिटिकल एक्टिविटी से आपको बिल्कुल अपने आप को अलग थलग कर लें। बाहर जाने की बात नहीं की जा रही, कही जा रही है आप पाकिस्तान में रहें लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। आप मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान तो अगर ये डील करके बाहर आते हैं तो 3 साल पीटीआई के साथ पीटीआई को से अपने को डी लाइन कर लेते हैं तो खान साहब को तो सियासत खत्म हो गई, वो तो सियासी तौर पर मर गए। तो फायदा क्या है, इससे तो बेहतर है वो जेल में बैठ के 3 साल गुजार लें। तो मेरा खान साहब जो है वो इस तरह की किसी डील पे तैयार नहीं है। जो मेरी तरह है वो ये कह रहे हैं कि जनाब या तो आप मैं उसी सूरत में बाहर आऊंगा कि आप फ्रेश इलेक्शन करवाएं, दोबारा इलेक्शन करवाएं, जिस पार्टी को भी मैंडेट मिलता मिल जाए, लेकिन इलेक्शन जो है गैर जानिबदाराना तरीके से करवा दें। इससे कम पे वो नहीं मानेंगे। अदरवाइज वो बाहर आएंगे और इस गवर्नमेंट को इलीगल नाजायज गवर्नमेंट समझते हैं और इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, और यही वो अपनी पार्टी पे भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि 3 दिन के बाद फिर एहतजाज हो रहा है, पीटीआई जो है एहतजाज कर रही है जुम्मे वाले दिन। तो ये वो इस चीज से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए ये जो डील है ये किसी जानिब फाइनलाइज नहीं हो रही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और सवाल आपसे सर ये भी बताते जाएगा कि यास्मीन राशिद साहिबा ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है, इलेक्शन में मुबैना धांधली का नोटिस लेने की अपील की है। इससे पहले हमने देखा था कि बानी पीटीआई ने भी एक खत लिखा था 4 सफ़ात पे मुश्तमिल। अब ये जेल के अंदर से खतूत आने का सिलसिला, वो भी चीफ जस्टिस के नाम के आप नोटिस लें, ये शुरू हो गया है। तो ये जो इनकी पूरी एक लंबी कतार बाहर बैठी हुई है, ये जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं इस तरह की कोशिशें कर रहे? जेल से ही क्यों इस तरह की स्ट्रगल की जा रही है? देखिए, कई जगहों से खत लिखवाए जा रहे हैं, कई जगहों से खत लिखवाने का मकसद किसी को अंडर प्रेशर लेके आना है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो नून लीग जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हुई। ठीक है। मियां साहब जो है वो खासे नाराज नजर आ रहे हैं, अपनी ही हुकूमत से नाराज नजर आ रहे हैं।
और पार्टी के अंदर जिस तरह से जावेद लतीफ साहब के जो बयान सामने आ रहे हैं, जी जी जिस तरह से राना सनाउल्लाह के बयान सामने आ रहे हैं, खुरम दस्तगीर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो अब अपनी ही हुकूमत को भी टारगेट कर रही है। और नून लीग के अंदर से ये इल्जाम लग रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो है उस इन इलेक्शन में उसका रोल था, मैनूवरिंग हुई है। तो अगर इस सिनेरियो को सारे को देखें तो अब यास्मीन राशिद जो है उन्होंने नवाज शरीफ के की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो इलेक्शन है, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया 4 दिन पहले, और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस को भी खत लिख दिया कि रिगिंग को देखा जाए। बेसिकली यास्मीन राशिद जो है वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं। और अगर इस इलेक्शन में देखा जाए, अगर नवाज शरीफ जो है, ये भी बात है कि जावेद लतीफ, राना सना और ये सब जो है इनके पीछे नवाज शरीफ है। जो भी वो बातें कर रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको पार्टी के अंदर से बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो जो सपोर्ट है वो नवाज शरीफ की सूरत में है। नवाज शरीफ जो है वो हमेशा से आप देखें कि एक अंदर भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे जी। हाँ, और सेकेंडली ऐसे वक्त में जब कि उनको वो समझते हैं कि मुझे डेलिबरेटली जानबूझ के एक साजिश के तहत कॉर्नर किया गया है, तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो उनके अपने भाई और उनकी बेटी है। किसके खिलाफ बात करेंगे? अगर वो इलेक्शन पे उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब ये कि जो पीटीआई बात कर रही है कि भाई जो है वो इलीगल प्राइम मिनिस्टर बना है, बेटी इलीगल सीएम बनी है, उसको सेकंड करते हैं, वो इनडायरेक्टली अपने ही भाई और बेटी की गवर्नमेंट की तरफ इशारा करेंगे। लेकिन और ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फिलहाल तो उनको ये जो इस तरह की जो चीजें होती हैं, यास्मीन राशिद जो है उनका जो खत है, उनकी जो पिटीशन है, इससे पहले मोहम्मद मालिक जो है वो ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ का हल्का खुलना है और अल्टीमेटली उन्होंने बाहर चले जाना है। तो इस तरह की बातें हुई हैं। और मियां साहब जो है वो अल्टीमेटली अब आप देखें कि वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग की सदारत उनको मिल जाए। इसके लिए मैंने सुना है कि वो पार्टी के अंदर वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो सदारत छोड़े और नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया जाए। जी, कुछ इस तरह की भी इत्तलात हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मेरा ख्याल है कि वो इस चीज पे राजी नहीं है। तो ये नून लीग के अंदर इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं, और जब इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं तो नून लीग के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जिसको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, दूसरा जो है जो नाराज ग्रुप है एस्टैब्लिशमेंट हो गया, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनना चाह रहा है। अल्टीमेटली उनके लिए फिर इस तरह के मामला जो है पीटीआई की तरफ से खत जो है वो रातों रात जाएंगे भी और उन पे एक्शन भी होगा। अच्छा, उन पे एक्शन भी होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब, सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट, आपने हमें ज्वाइन किया। हरल साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रही हूँ कि NA 44 डेरा इस्माइल खान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल अमीन गंडापुर ने सीट निकाली है, वो कामयाब हुए हैं। इनकी रिजर्व सीट का जो इशू था, जो कहा जा रहा था कि इनकी नेशनल असम्बली में ऐवान में कोई मौजूदगी नहीं है, इसलिए इनको रिजर्व सीट्स नहीं दी गई हैं, वो बंदर बांट हो गई। तो क्या अब तो इनकी ऐवान में इनकी नुमाइंदगी हो गई है, तो क्या अब रिजर्व सीट्स इनको वापस मिल सकती हैं अगर ये उसके अगेंस्ट कोई दोबारा से कोई कार्रवाई करते हैं या अदालतों का रुख करते हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हरल साहब से जानते हैं कि NA में तो पहुंच गए सुन्नी इत्तेहाद के, क्या इनको रिजर्व सीटें मिलेंगी? लेकिन इससे पहले ये जो हम बानी PTI के टॉपिक पे बात कर रहे थे डील के हवाले से, उस पे हरल साहब का पॉइंट जान लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट डिस्कशन में आते हैं। हरल साहब, ये जो डोगर साहब ने बात की थी डील के हवाले से, मुत्तफिक है ये जो प्रेशर आ रहा है, इंटरनेशनली प्रेशर डाला जा रहा है इस सब में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं उनकी मकबूलियत जो है आपको पता है कि कब से शुरू हुई है, जब से उन्होंने सिविल सुपरमेसी के लिए स्टैंड लिया है, जब से वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुए हैं, तब से उनकी मकबूलियत जो है वो आवाम में बढ़ी है। और अगर ये मकबूलियत जो है वो चाहते हैं कि इसको जो है मेंटेन रखें, तो फिर उनको जो है उनको नजर आ रहा है कि मुझे जो है कोई समझौता नहीं करना होगा, कोई डील नहीं करनी होगी। इस डील के नतीजे में ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो जेल से तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनका जितना भी ये मकबूलियत है या जो सियासी सरमाया है वो खत्म हो जाएगा। और इस मुल्क की ये तारीख रही है कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें,
उनकी भी मकबूलियत जो अवाम में थी वो इसी वजह से थी कि वो जब एंटी स्टैब्लिशमेंट उन्होंने एक अपना स्टैंड लिया, एक बयानिया बनाया, तो तब उनकी मकबूलियत हुई। और उससे बाद अगर आप नवाज शरीफ का देख लें तो वो भी जब उन्होंने एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया तब उनकी मकबूलियत जो है अवाम में बढ़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कंप्रोमाइज किया, उनकी मकबूलियत आपने 8 फरवरी को देख ली कि अवाम ने उनको वोट ही नहीं डाला। लेकिन यहाँ पे हरल साहब इशू ये भी है ना कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ आप मकबूलियत तो ले सकते, कबूलियत नहीं मिल सकती। जी, कबूलियत मिल जाती है, मकबूलियत नहीं मिलती। और दूसरी बात नहीं हरल साहब, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ अवाम की जानिब से मकबूलियत तो मिल जाती है, अवाम में तो मकबूल हो जाता है, जो मुक्तदरा है वहां पे कबूलियत नहीं होती उनकी। बिल्कुल सही फरमा रही है, बिल्कुल सही फरमा रही है। और आप देख ले कि इतनी मकबूलियत के बावजूद जो है वो हुकूमत में नहीं आ सके और ना हुकूमत बना सके। आलतों की उनकी जो सीट्स थी वो बहुत ज्यादा थी तो उनसे छीन ली गई। इसके अलावा जो है नवाज शरीफ की बात हो रही थी कि नवाज शरीफ जो है उनका बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया जो है, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त जो है इनकलाबी होने की कोशिश कर रहे हैं और वो बयानिया बना रहे हैं कि मैं भी एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ, मैं भटक गया था लेकिन अब दोबारा जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट हो कि क्या हो। यानी कि एक ही घर में रहते हुए हरल साहब, एक ही घर में रहते हुए छोटा भाई वजीर आजम, बेटी सीएम पंजाब और खुद वो ऑपोजिशन लीडर ऑलमोस्ट। देखिए हम अक्सर जो है तजिया सुनते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में जो है आपस में जो है दरारें बढ़ गई हैं शरीफ खानदान में, लेकिन मेरी नजर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये हमेशा जो है अपनी सियासत को फरोग देने के लिए जल्दी जो है सियासी बयानिया बनाते हैं एक आवाम में मकबूल होने के लिए, लेकिन गुड कॉप बैड कॉप खेलती है ना। और डील की है नवाज शरीफ साहब जो है वो कभी भी सिविल सुपरमेसी का एजेंडा नहीं था उनका, कभी भी एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं थे। हमेशा उन्होंने बेसिकली हरल साहब गुड कॉप बैड कॉप खेलती है। पीएमएलएन जो है हमेशा से गुड कॉप बैड कॉप की सियासत खेलती है। पहले वो बैड कॉप हो जाता है, उसके बाद गुड कॉप हो जाता है। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपनी जाती हैसियत में कंप्रोमाइज किया, डील किया, जिससे मुल्क जो है वो बहुत पीछे चला गया, जिससे आवाम ने जो है भुगता जो सारा कुछ बाद में। ठीक हो गया, इस पे आपका पॉइंट आ गया। हरल साहब मुझे जरा इस पे भी जरा क्लियर करते जाइएगा। पहले तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें, ये रिजर्व सीटें, ये कह के बंदर बांट हो गई थी उनकी, इलेक्शन कमीशन ने बांट दी थी बाकी सियासी जमातों में कि जनाब आपकी तो मौजूदगी ही नहीं है ना ऐवान में। अब तो उनकी मौजूदगी हो गई है। फैसल अमीन गंडापुर ने NA 44 डेरा इस्माइल खान से सीट निकाल ली है। अब तो यानी कि वो ऐवान में जो उस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिहाफ पे तो आ गए। तो अब क्या इनको रिजर्व सीटें मिलेंगी या अभी भी ये कहा जाएगा कि नहीं बंदर बांट हो गई है, अभी भी कोई कानूनी कदगन इसमें रह गई है कि जो उनको सीटें जो बांट दी हैं तो बस बांट दी हैं, वापस नहीं हो सकती? क्या होगा इस पे? देखिए उस वक्त जो फैसला लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनकी नुमाइंदगी जो कि पार्लियामेंट में नहीं है, लिहाजा वो पार्लियामेंटेरियन जमात नहीं है, लिहाजा उनको रिजर्व सीट जो है वो नहीं मिल सकती। और तो कि ये फैसला भी गलत था। वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बकायदा मेंशन है, उसमें लिखा हुआ है, आइन में दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि जो रिजर्व सीट्स होंगी, मखसूस नशिस्तें जो होंगी वो पॉलिटिकल पार्टीज की होंगी। ये नहीं कि पार्लियामानी पार्टी मेंशन नहीं है वहां पे, पॉलिटिकल पार्टी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है जी। लेकिन चूंकि ये जवाब बनाया गया ये इलेक्शन कमीशन ने कि इनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, इसलिए इनको सीटें नहीं दी जा सकती जो रिजर्व सीट्स है। लेकिन वो जवाब अब खत्म हो गया है। उसी बुनियाद पे जो है अपनी ये सीटें जो है क्लेम कर सकते हैं। मेरी नजर में जो है पहले वाला फैसला जो है वो खत्म हो जाएगा इस बुनियाद पे कि आप चूंकि इनकी नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट में हो गई है। अच्छा हरल साहब यहाँ पे एक और पॉइंट भी क्लियर करें। आपने कहा कि ये क्लेम कर सकते हैं, क्लेम करने के लिए एक और कदगन भी लगाई गई थी कि इन्होंने अपनी रिजर्व सीट्स की जो लिस्ट है वो नहीं सबमिट करवाई थी क्योंकि उनकी नुमाइंदगी नहीं थी या जो भी इश्यूज थे। अब दोबारा से क्या उनको इस चीज का मार्जिन दिया जाएगा कि वो अपनी लिस्ट सबमिट करवाएं? देखिए कानून जो है हमेशा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बिलीव करता है, ठीक है, और उसके मुताबिक फैसले को तरजीह देता है। ये नहीं कि आप मैकेनिकल मैनर्स में जो है फैसले करें।
तो ये लिस्ट जो उन्होंने जमा उस वक्त नहीं की थी, एडिशनल लिस्ट जो थी, तो मैं समझता हूँ ये कोई इतनी बड़ी ग्राउंड नहीं है कि इस ग्राउंड पे जो है आप उनको रिजर्व सीट्स ना दें। तो ये तो गल इतनी ज्यादा नहीं है, इसको दूर किया जा सकता है। अब मैं समझता हूँ कि जितनी भी जो भी रुकावटें थी उनकी रिजर्व सीट्स के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, वो खत्म हो गई हैं। अब उनको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। ये यानी कि हरल साहब उनका आईनी कानूनी हक है, आईनी कानूनी हक तो अब उनको जैसा आप कह रहे हैं मिल गया। आम बात इसमें ये है फैसला, जी जी, बात ये हक जो है उनको अवाम ने दिया है, ये मैंडेट उनको ठीक है, अवाम ने मैंडेट दिया, अवाम ने हक दिया। हरल साहब मेरा पॉइंट एग्जैक्टली वहां पे है, मुझे सिर्फ इसका थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा हमारे देखने वालों के लिए कि दोबारा से तो लिस्ट का इशू नहीं होगा, क्योंकि पहले जनरल इलेक्शन से पहले रिजर्व सीट की जो लिस्ट है वो जमा करवाई जाती है। अब इसमें ये जो ज़िमनी इंतखाब हुए हैं इसमें दोबारा से तो नहीं वही कदगन आ जाएगी, वही इश्यूज आ जाएंगे जनाब, लिस्ट के इशू ये वो, पार्लियामानी जमात तो वो बन गई एग्जैक्टली। देखिए मैंने पहले भी आज किया है कि ये टेक्निकल इशू है। इस टेक्निकल इशू की बुनियाद पे जो है किसी अवाम का दिया हुआ मैंडेट जो है वो आप जो है किसी और को जमात को नहीं दे सकते। बेनजीर केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि ये जो रिजर्व सीट्स है उसकी रोशनी में जो है ये सारी सीटें जी बिल्कुल जी, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाती हैं। तो अभी मेरा ख्याल है अगर कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला किया जाए तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें हैं उनको मिलनी चाहिए। यानी कि अगर सुन्नी इत्तेहाद क्लेम करती है जाके दोबारा अदालत में कि अब तो हमारी पार्लियामानी वहां पे बन गया है, हमने सीट भी वहां पे विन कर लिए, तो अब हमारी सीटें हमें वापस की जाए। केपी में तो ऑलरेडी उन्होंने ओथ नहीं लिया ना रिजर्व सीटों पे जो बंदर बांट हुई थी उन लोगों का, तो क्या ये दोबारा से जो बंदर बांट हो गई, जो बांट दी गई, जो दे दी गई दूसरी सियासी जमातों को, वो वापस दे दी जाएंगी या बस जो हो गया सो हो गया? आपके ख्याल में तज्जिया इस पे आपका? नहीं देखिए इनको दोबारा इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ेगा इसी बुनियाद पे कि अब जो है हमारी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी जो है मौजूद है, तो लिहाजा हमें जो जिन्होंने वोट नहीं लिया वो तो बिल्कुल बड़ा ओपन एंड शट केस है कि जिन्होंने वोट नहीं लिया वो तो इन्हीं को जाएंगी, और जिन्होंने वोट ले लिया है मेरे ख्याल है वो भी वापस आना चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ आना चाहिए या आ जाएगा? आ जाएगा मेरी नजर में। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, अगर आप आजाद अदलिया इस मुल्क में फैसले देती है, ठीक है, क्योंकि अदलिया में इंटरफेरेंस इस हद तक बढ़ गई है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का खत भी आपके सामने है। जी अब तो चीजें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं, पहले तो उबाम था, फैसले देख के हम तज्जिए करते थे, डिस्कशन होती थी, अब तो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हरल साहब, सीनियर एनालिस्ट और कानूनदान भी हैं, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।